नमस्कार दोस्तों, ई स्लेट के एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर 5 जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के तीनों प्रमुख घटक जो कि भूमंडल यानी कि लिथोस्फीयर, जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर मौजूद हैं। इन तीनों की मौजूदगी एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है और इन तीनों की गैर मौजूदगी में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता है। इन तीनों में से किसी एक की भी अगर गैर मौजूदगी होगी तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। तो अब इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे लिथोस्फीयर यानी कि भूमंडल के बारे में। तो पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं, जिस पर विभिन्न पहाड़, नदियाँ आदि मौजूद हैं, उस भाग को हम लिथोस्फीयर यानी कि भूमंडल कहते हैं। इस लिथोस्फीयर पर ही विभिन्न महाद्वीप हैं, विभिन्न महासागर हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल के बारे में। तो जल ने महासागरों, बर्फ़ और जलवाष्प के रूप में पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को कवर किया हुआ है और इस मंडल को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर या फिर जलमंडल। इसके बाद हम बात करेंगे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में। तो पृथ्वी को चारों ओर से विभिन्न तरह की गैसों ने घेरा हुआ है। गैसों के इस आवरण को हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में विभिन्न तरह की गैसें जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और भी कई तरह की गैसें मौजूद हैं जो कि पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती हैं। इन तीनों के बाद आता है बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल। तो जीवमंडल पृथ्वी पर एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहाँ पर जल, हवा और भूमि तीनों मौजूद हैं और तीनों के मौजूद होने से वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। तो इस सीमित क्षेत्र को हम कहते हैं बायोस्फीयर या फिर जीवमंडल। अब हम बात करेंगे लिथोस्फीयर यानी कि भूमंडल के बारे में। तो पृथ्वी का ऊपरी ठोस भूभाग लिथोस्फीयर यानी कि भूमंडल कहलाता है। इस भूमंडल पर कई संरचनाएं जैसे कि पहाड़, नदियाँ और महासागर आदि मौजूद हैं। इसमें मिट्टी की पतली जो सतह है जिसमें कि विभिन्न पोषक तत्व विद्यमान होते हैं वो भी मौजूद होती है। साथ ही हम इस भूमंडल को दो मुख्य भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यह हैं कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन यानी कि महाद्वीप और महासागर के बेसिन। अब किसी भी भूभाग की ऊंचाई समुद्र की सतह से नापी जाती है। तो समुद्र की सतह को 0 से एक रेफरेंस लेवल माना जा सकता है और किसी भी ऊंचाई को समुद्र की सतह से इस तरह से नापा जाता है। इसी तरह से जो सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई समुद्र की सतह से 8,848 मीटर है। साथ ही सबसे गहरी जो स्थान है वो प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई समुद्र की सतह से 11,022 मीटर है। बात करते हैं लिथोस्फीयर यानी कि भूमंडल पर मौजूद महाद्वीपों यानी कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो भूमंडल पर 7 प्रमुख महाद्वीप मौजूद हैं। ये हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। तो एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है यानी कि सबसे बड़े क्षेत्रफल पर यह महाद्वीप फैला हुआ है। यह लगभग 1/3 पृथ्वी के क्षेत्रफल को घेरे हुए है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है। यूराल माउंटेन जो है वो एशिया और यूरोप को दोनों को अलग करती है। बात करें यूरोप की, तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा महाद्वीप है यानी कि क्षेत्रफल में बहुत छोटा है और आर्कटिक सर्कल इससे होकर गुजरता है। इसके बाद अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर इसके बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है
और केवल ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती है। बात करें दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो कि एंडीज़ है वो स्थित है। साथ ही यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी अमेज़न भी बहती है। और दक्षिणी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसका अधिकांश हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस्थमस ऑफ पनामा यानी कि पनामा की स्थल संधि इसे दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। अब हम जानते हैं कि स्थल संधि और जल संधि इस्थमस ऑफ स्ट्रेट होती क्या है। तो इस्थमस तो होता है एक संकरा भूभाग जो दो बड़े भूभागों को आपस में जोड़ता है, जैसे कि इस्थमस ऑफ पनामा या फिर पनामा की स्थल संधि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ती है। इसी तरीके से एक जल का एक संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशियों को आपस में जोड़ता है वो स्ट्रेट या जल संधि कहलाती है। जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में जल को दो बड़ी जलराशियों यानी कि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ती है आपस में, उसे कहते हैं पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। हम बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका पूरा उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह चारों ओर से पानी से घिरा होने के कारण द्वीपीय महाद्वीप भी कहलाता है और यह महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के बिल्कुल मध्य में या इसके बिल्कुल केंद्र में स्थित है और यहाँ पर चूँकि ये बर्फ़ से पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है, तो यहाँ पर विभिन्न देश कई तरह के अनुसंधान करते रहते हैं। उसी क्रम में भारत ने भी यहाँ पर अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हुए हैं जिनके नाम हैं दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल की, तो पृथ्वी के 71% हिस्से पर जल है और लगभग 29% हिस्से पर भूभाग है। पृथ्वी पर जल कई रूपों में जैसे कि बर्फ़, जलवाष्प और महासागर के रूप में उपस्थित है। इसमें भी लगभग 97% हिस्सा जो जल का है वो महासागर के रूप में है और बाकी जो जल की राशि है वो या तो हिम की बर्फ़ की परत के रूप में, ग्लेशियर के रूप में या फिर भूमिगत जल है। तो एक जो हमारा पीने लायक जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम हिस्से में है। तो लगभग हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि लगभग 97.5% पर ओशन या फिर महासागरीय जल है और फ्रेश वाटर लगभग 2.5% फ्रेश वाटर उपस्थित है। इस क्रम में हम बात करते हैं ओशन यानी कि महासागरों की, तो महासागर भी जलमंडल का ही एक भाग है और महासागर में जल का मूवमेंट या जल की गति 3 तरह से हो सकती है। या तो जल तरंगों के रूप में, वेव्स के रूप में मूवमेंट करता है, या फिर टाइड्स के रूप में जिसे कि ज्वार भाटा कहते हैं उसके रूप में, या फिर करंट्स के रूप में जिसे कि महासागरीय धाराएं कहते हैं उनके रूप में गति करता है। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख महासागरों के बारे में। तो विश्व के प्रमुख महासागर, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर जिसे कि पैसिफिक ओशन कहते हैं। उसके बाद अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर कहते हैं। उसके बाद इंडियन ओशन हिंद महासागर। उसके बाद सदर्न ओशन दक्षिणी महासागर और उसके बाद आर्कटिक ओशन या फिर आर्कटिक महासागर है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े महासागर पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के बारे में। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर लगभग 1/3 हिस्से पर, पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। साथ ही एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से लगता हुआ है। दुनिया का सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच भी पैसिफिक ओशन में स्थित है। यह आकार में वृत्ताकार क्षेत्र में फैले हुए है। इसके बाद बात करते हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक ओशन के बारे में। अटलांटिक ओशन आकृति में एस आकार में फैला हुआ है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी किनारे पर एशिया और अफ्रीका फैले हुए हैं।
अब अगर हम अटलांटिक महासागर की तटरेखा या इसके किनारे पर स्थित तटों को देखें तो वो काफ़ी कटे फटे हैं, मतलब फिंगर शेप्ड हैं, जो कि बंदरगाहों के लिए या नेचुरल पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह अटलांटिक महासागर के तटों पर स्थित हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडियन ओशन या हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर त्रिभुजाकार या ट्रायंगल शेप में फैला हुआ है, भारत के दक्षिणी हिस्से में फैला हुआ है। इसके हिंद महासागर के या इंडियन ओशन के पश्चिमी भाग में अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी भाग में एशिया और पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसके बाद दक्षिणी महासागर, तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है, मतलब चारों तरफ से अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है और यह इसका विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल दक्षिण से लेकर और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका विस्तार है। बात करें आर्कटिक महासागर की, तो आर्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध के चारों ओर फैला हुआ है और आर्कटिक सर्कल में स्थित है। साथ ही बेरिंग की जल संधि है, बेरिंग स्ट्रेट जो है वो इसे प्रशांत महासागर से जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का उत्तरी भाग आर्कटिक महासागर से लगता हुआ है। करते हैं वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर की। तो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से कई तरह की गैसों ने घेरा हुआ है। गैसों के इस आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में मौजूद ये गैसें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जैसे कि ऑक्सीजन। साथ ही सूर्य से आने वाली कई हानिकारक किरणों से भी ये वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस तरह से वायुमंडल में कई तरह की गैसें होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इसमें 78% भाग में और 21% भाग में ऑक्सीजन मौजूद है। इसके अलावा अन्य कई गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि भी मौजूद हैं। जहाँ ऑक्सीजन हमें सांस लेने के काम में आती है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा जो ऊष्मा निकलती है उसे अवशोषित करके पृथ्वी का तापमान मेंटेन करके रखती है। वायुमंडल का घनत्व भी ऊंचाई के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडल का घनत्व कम होता जाएगा। यही कारण है कि ऊंचाई पर जाने वाले जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। साथ ही इसके तापमान में भी ऊंचाई के साथ साथ बदलाव आते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। वायुमंडल में मौजूद वायु दाब लगाती है, जो कि वायुदाब कहलाता है, एयर प्रेशर कहलाता है। और ये वायुदाब अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, जैसे कि निचले स्थानों पर वायुदाब अधिक होगा और ऊंचाई पर वायुदाब कम होगा। जब हवा मूव करती है तो वो अधिक वायुदाब वाले क्षेत्रों से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। इस गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। तो वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान या अन्य कई आधार पर 5 प्रमुख परतों में डिवाइड किया गया है। ये हैं ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, मेसोस्फेयर यानी कि मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर यानी कि तापमंडल और एक्सोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल के बारे में। तो पृथ्वी पर मौजूद वह सीमित क्षेत्र जहाँ पर हवा, पानी और भूमि तीनों घटक मौजूद हैं, जिसके कारण कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो उस उस सीमित क्षेत्र को जीवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर में इन 3 घटकों में से किसी एक के भी मौजूद ना होने पर जीवन संभव नहीं हो पाता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के तीनों जो परिमंडल हैं वो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये था NCERT क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 5, जिसका नाम है डोमेन्स ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के परिमंडल। आशा है आपको ई स्लेट के NCERT सीरीज़ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आगे भी इस तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है ई स्लेट, और
बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।